वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, मैंने आपको पहले शक्ति संतुलन की अवधारणा पर एक पीडीएफ बनाकर भेजी थी। आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें मैंने आपको शक्ति संतुलन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और शक्ति संतुलन को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं शक्ति संतुलन क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक है, इस विषय पर विचार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शक्ति संतुलन किसे कहते हैं। शक्ति संतुलन पिछली कई शताब्दियों से यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। इसलिए हम इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक सिद्धांत भी कह सकते हैं या राजनीति का एक आधारभूत नियम भी कह सकते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी नहीं हो, इतना शक्तिशाली भी नहीं हो कि वह दूसरों पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। जिस प्रकार से एक तुला होता है, तुला के दो पलड़े जो है वो समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार से ही समान अवस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। कोई भी एक देश अन्य राज्यों से बहुत अधिक शक्तिशाली भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक कमजोर भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो ये बहुत बड़ा संकट हो जाता है और चिंता का विषय भी बन जाता है। जैसे 1935 में हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी यूरोप के राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इसलिए शक्ति संतुलन की अवधारणा जो है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए हम बहुत सारे साधन प्रयोग में लाते रहे हैं, जैसे हस्तक्षेप करके, क्षतिपूर्ति या मुआवजा देकर, बफर स्टेट के द्वारा, शस्त्रीकरण के द्वारा, डिवाइड एंड रूल के द्वारा, मैत्री संधियां करके भी हम शक्ति संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या शक्ति संतुलन वर्तमान समय में प्रासंगिक है। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस संबंध में दो विचार प्रचलित है। विद्वान जो है कुछ तो ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन अवधारणा बिल्कुल ठीक है और कुछ ये कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो बहुत पुराना पड़ गया है। सबको पता है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत तथा उसके व्यवहारिक प्रयोग में अंतर विरोध पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में इस सिद्धांत की कोई सार्थकता है भी या नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्तमान में शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक दशाएं यानी आवश्यक परिस्थितियां नहीं है, अतः शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो है वर्तमान समय में लागू नहीं हो सकता। दूसरी ओर कुछ विचारक शक्ति संतुलन सिद्धांत को आज भी सार्थक मानते हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि शक्ति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत बहुत अनिवार्य है। मॉर्गेंथु कहते हैं कि शक्ति संतुलन और उसे बनाए रखने का उद्देश्य लेकर चलने वाली नीतियां केवल अपरिहार्य ही नहीं बल्कि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के समाज में अपेक्षित स्थायित्व लाने वाले तत्व भी है। लेकिन दूसरी ओर ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत वास्तव में औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत पुराना पड़ गया है तथा वर्तमान परिस्थितियों में यह लागू नहीं होता है। लेकिन दूसरी ओर मॉर्गेंथु कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अस्थायित्व का कारण यह नहीं है कि यह सिद्धांत ही दोषपूर्ण है, वरन इसके लिए वो परिस्थितियां उत्तरदायी है जिनके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के समाज में इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। पामर और पर्किंस ने कुछ बातें बताई है, कुछ परिस्थितियां बताई है जो कि इस शक्ति संतुलन के लिए अनुपयुक्त है। जैसे वर्तमान में अणु आयुधों ने भी शक्ति संतुलन की परंपरागत मान्यताओं को समाप्त कर दिया है। आधुनिक युद्ध के स्वरूप के कारण कोई भी संतुलन को ठीक करने के लिए विश्वव्यापी संघर्ष को आमंत्रित करने का साहस नहीं कर सकता। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद और वैचारिक आधारों के बढ़ते हुए महत्व के कारण भी शक्ति संतुलन का सुचारू रूप से कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। वैचारिक आधार पर राष्ट्रीयता की सीमाओं को शिथिल बना दिया गया है। राष्ट्रों की विदेश नीतियों पर विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ता है।
राष्ट्रों की शक्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है। महाशक्तियां अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, जबकि छोटे राज्य कमजोर होते जा रहे हैं। सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ वगैरह है, इनके बढ़ते हुए महत्व और प्रभाव ने भी आज के समय में संतुलन को कम प्रभावकारी कर दिया है। इसके अलावा शक्ति संतुलन का सिद्धांत हम देखते हैं कि इतिहास में उस समय सुचारू रूप से चलता था जब यूरोप में समान शक्ति वाले अनेक राज्य थे। कालांतर में जब यूरोपीय संतुलन विश्व संतुलन में बदल गया तो राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त दशाएं भी उत्पन्न हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि द्विध्रुवीकरण हो गया था, जिसमें शक्ति संतुलन लागू नहीं हो रहा था। विश्व के सभी छोटे बड़े राष्ट्र एक न एक गुट में दृढ़ता से संबद्ध हो है और कोई ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है जो इधर से उधर संतुलन को ठीक कर दे। अतः द्विध्रुवीकरण की स्थिति में और संतुलक के अभाव में संतुलन प्रभावकारी रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। लेकिन बच्चों, शक्ति संतुलन का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो क्लाइड के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन सिद्धांत के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्न बातें आवश्यक है। जैसे पहली, शक्ति थोड़े से स्थानों पर केंद्रित होकर व्यापक रूप से बहुत से राज्यों के बीच विभाजित होनी चाहिए। नीति का नियंत्रण उन लोगों के द्वारा होना चाहिए जो कूटनीतिक खेल के चातुर्य खिलाड़ी हो और जो किसी विचारधारा के साथ बंधे हुए नहीं हो। तीसरा, शक्ति के तत्व सीधे साधे स्थायी होने चाहिए। सीधे साधे इसलिए ताकि उनका सही अनुमान लगाया जा सके और स्थायी इसलिए ताकि उनके आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में सही अनुमान लगाया जा सके। चौथा जो है वो युद्ध होने पर जो खर्चा होता है वो इतना अधिक होना चाहिए कि राज्य आसानी से आश्रय नहीं ले सके और यथापूर्व स्थिति की व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियां क्रांतिकारी नहीं होनी चाहिए। यथासंभव एक संतुलनकर्ता भी होना चाहिए। आज शक्ति केवल थोड़े से स्थानों में केंद्रित है। जैसे केवल अमेरिका अकेला ही सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है। नीति निर्माता विचारधाराओं के साथ बंध गए हैं। शक्ति तत्व भी आज पहले जैसा बोधगम्य नहीं है। वे दिन प्रतिदिन बहुत क्लिष्ट होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं। राज्य युद्ध का सहारा लेते हुए हिचकिचाते नहीं है। स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों की मांग की जा रही है और आज कोई संतुलनकर्ता भी नहीं है। इस प्रकार क्लाड के मत में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब वो परिस्थितियां नहीं पाई गई है या पाई जाती है जिनमें शक्ति का सिद्धांत काम कर सके। फिर भी कार्ल फ्रेडरिक का कहना है कि अब यह सिद्धांत बिल्कुल अर्थहीन हो गया है, क्योंकि यह किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, न ही न्याय की स्थापना कर रहा है, न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण करने में सहायक होता है और न ही सद्भावना बढ़ाने में। क्विंसी राइट ये कहते हैं कि यदि प्रजातंत्र तथा मानव स्वतंत्रता को यदि हमें जीवित रखना है तो राष्ट्र उन सिद्धांतों की हामी भरते हैं, जिन सिद्धांतों की राष्ट्र हामी भरते हैं उन्हें शक्ति संतुलन के स्थान पर कुछ अन्य आधार ढूंढने पड़ेंगे ताकि ये दोनों सुरक्षित रहे। तो मैं बच्चों यही कहना चाहूंगी अंत में कि शक्ति संतुलन तब स्थापित होगा जब शक्ति जो है वो एक ही जगह केंद्रित नहीं हो, बल्कि शक्ति अलग अलग जगह केंद्रित हो और संतुलन करता भी वहां हो, तो ही शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता रह पाएगी, अन्यथा नहीं। धन्यवाद बच्चों।